नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपनी इस क्लास पर जो ऑर्बिटल्स है हमारे पास एस, पी, डी और एफ, इन ऑर्बिटलों का शेप क्या है, यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों की हेडिंग होगी शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो बच्चों, हमारे पास एक एस होता है, पी होता है, डी भी होता है। ठीक है, तो ये जो डी ऑर्बिटल है उसके लिए अभी थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। मैं पहले एस और पी समझा देता हूँ, फिर इसको रफ करने के बाद मैं आपको डी ऑर्बिटल समझाऊंगा। तो बेटा, जो एस ऑर्बिटल है यानी जो एस कक्षक है, इन कक्षकों की देखिए, एस कक्षक की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसके जो ऑर्बिटल, ये जो कक्षक बनते हैं, ये एक कक्षक बनता है तथा इसकी m की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार p की मैथमेटिकल वैल्यू 1 होती है और इस पर डिब्बे यानी कक्षक 3 बनते हैं, 1, 2 और वो 3। इसका मान -1, ये 0, ये +1, ये m का मान मैंने लिख दिया। तो बेटा, ये जो पहला ऑर्बिटल है इसको हम लोग px, इसको py और इसको pz कहते हैं। ठीक है, तो ये जो p ऑर्बिटल है बच्चों, p कक्षक, वो 3 भागों में बटा है। चलिए, ये जो s ऑर्बिटल है इसका जो शेप होता है, आकार, वो स्फेरिकल होता है, अर्थात गोलीय होता है। ठीक है, गोली आकार इसका होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो p ऑर्बिटल है बच्चों, ये p ऑर्बिटल डमरू के आकार का होता है। डमरू, डंबल, डमरू के आकार का होता है। लेकिन बात ये आती है कि s कक्षक में सिर्फ एक ऑर्बिटल था तो एक गोला, लेकिन यहां पर तो 3 ऑर्बिटल है। इन 3 ऑर्बिटलों के लिए डंबल यानी डमरू किस तरह होगा? तो बच्चों, ये जो एक्स वाई जेड, ये अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, एक्सिस को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे एक्सिस, देखिए ये पहला एक्सिस एक्स और ये वाई, एक्स वाई एक्सिस बन गया बेटा। देखें, एक एक्सिस ऐसा बन गया, ये एक्स, एक उसी के ऊपर आर पार नीचे की ओर चला गया, और जो तीसरा एक्सिस यानी जेड एक्सिस होता है वो बच्चों कुछ ऐसा होगा, ऐसा आर पार, आर पार। ठीक है, तो यानी जो तीसरा एक्सिस बनने वाला है ना, वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा और इसके पीछे से उस पार निकल जाएगा। लेकिन बोर्ड पर बनाना तो संभव नहीं है, तो क्या करेंगे, हम आपको ऐसे दिखाते हैं। ये तो अब देखिए, पी एक्स के लिए उसका शेप एक्सिस पर कैसा दिखाई देगा। तो बेटा, ये जो डमरू है ना, ये किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। तो आप एक्स एक्सिस पर इसको बना दीजिए, ये बन गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए, ये पी एक्स के लिए, फिर पी वाई के लिए देखिए क्या होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और बेटा ये जेड एक्सिस है। तो अब ये डमरू का साइज, आकार किस एक्सिस पर? वाई पर। वाई कौन सा? ये खड़ी हुई लाइन। तो आप देखिए ये प्रदर्शित करेगा बेटा पी वाई को। इसके बाद पी जेड, पी जेड के लिए देखिए, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, थोड़ा सा बीचों बीच हो जाएगा ऐसा। तो अब ये जो हमारा शेप होगा ये जेड एक्सिस पर होगा, ये जेड एक्सिस पर है। ये आकृति है बच्चों पी जेड की। तो देखिए, इस प्रकार एस का आकार बन गया और पी का आकार बन गया। चलिए, अब हम आपको डी ऑर्बिटल का शेप बताएंगे। डी ऑर्बिटल का शेप कैसे होगा वो देखते हैं। तो बेटा, जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी, इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो होती है 2। ठीक है, 2।
इसके लिए ऑर्बिटाल क्या होंगे? ऑर्बिटाल आपको पता है इसके लिए कितने बनते हैं बेटा? 5 बनते हैं। 1 2 3 4, वो 5। कैसे होगा? m की वैल्यू क्या होगी? -2 -1 0 +1 और ये +2। अब आगे देखें, इतना तो आप लिख दिए। लिखने के बाद अब आप क्या समझेंगे? इसका जैसे कि वो पी एक्स पी वाई पी जेड थे, हर एक ऑर्बिटालों के नाम थे, हर एक डिब्बों के बॉक्स के नाम थे। इनके क्या होंगे? तो मैं आपको एक मेथड बताता हूं। 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। याद मत कीजिएगा, बस समझिए। तो बेटा सबसे पहले एक्स को वाई से मिलाओ, अर्थात एक्स वाई। लेकिन एक्स वाई किसके लिए? डी के लिए ना, तो इसीलिए डी एक्स वाई। अब इस एक्स को वापस, अब कौन बचा? जेड। जेड से मिलाओ, तो ये बना एक्स जेड, किसके लिए? डी के लिए, तो डी एक्स जेड। अब आगे ये बचा वाई जेड, इस वाई को जेड से मिला दो, तो इसके लिए ये वाले जीरो वाले ऑर्बिटल के लिए वैल्यू हो जाएगी डी वाई जेड। अब हो गया। अब इस ऑर्बिटल के देखिए क्या होगा? इस ऑर्बिटल के लिए वापस इस x को y के साथ मिला दीजिए, लेकिन अब वो स्क्वायर के रूप में होगा, अर्थात डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद अब बचा ये z, तो ये लास्ट वाले को बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। इस प्रकार ऑर्बिटलों के आप नीचे उनके नाम लिख देंगे। बेटा स्टार्टिंग के जो ये 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, इनको संयुक्त रूप से नाम देते हैं T2G, और ये जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल होते हैं इनको बोलते हैं EG। EG। अब मैं आपको इनके शेप दिखाऊंगा, आकार कैसे होते हैं। तो एक्सेस में बनाऊंगा। हाँ, पहली बात तो ये जो डी ऑर्बिटल है, इनका जो आकार होता है वो डबल डमरू का होता है। सिंगल डमरू पीछे देखा था पी में, ये डबल डमरू जैसा होगा, ऐसा कुछ ऐसा। चलिए अब मैं एक एक ऑर्बिटलों के लिए इनका चित्रीय निरूपण दिखाऊंगा कैसा होगा। तो सबसे पहले एक्स वाई के लिए देखेंगे बेटा, ये एक्स और एक ये वाई। तो एक्स वाई, अब क्या होगा ना, ये जो हमारे इनको लोब बोलते हैं, ये लोब हैं, ये इनको लोब बोलते हैं। ये पॉजिटिव, ये माइनस ऐसे भी दिखा सकते हैं, या बेटा ये पॉजिटिव ये माइनस तो ये माइनस ऐसे भी दिखा सकते हैं। चलिए, तो ऐसे आपने लोब, इनको लोब बोलते हैं। अब ये लोब आप ये वाले स्थान को न्यूक्लियस बोलते हैं, यहाँ नाभिक बोलते हैं। अब देखिए ये जो हमारे लोब हैं, यानी कि डंबल शेप जो है, इनको हमें इसमें दिखाना है। तो बेटा क्या देख रहे हैं? एक्स वाई। तो आप ये मत सोचिएगा एक एक्स में बन जाएगा एक वाई में बन जाएगा, ऐसा नहीं। क्या होगा? ये जो डंबल शेप है ये 45 डिग्री 45 अंश के कोण पर बनेंगे। तो देखिए एक्स ये है और इस पर वाई एक्सिस है, तो ये 90 अंश का कोण बना रहा है। 45 कहाँ होगा? बीच में, तो ये बीच से ऐसा आएगा और ऐसा, एक एक्सिस, दूसरा ये देखिए ऐसा बनेगा। ये स्ट्रक्चर होगा बेटा डी एक्स वाई का। फिर डी जेड के लिए, एक्स जेड के लिए मैंने लिखा एक्स और मैंने लिखा जेड। कुछ अंतर देख रहे होंगे बेटा, आप सोच रहे होंगे ये वाई है, अभी तक सर वाई बता रहे थे, जेड कैसे कर दिए? तो बेटा अक्ष जो है ना वो बदलते रहते हैं। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये इस आकृति को देखिए, अभी एक एक्सिस ऐसा है, एक एक्सिस ऐसा है, एक एक्सिस ऐसा है, लेकिन अब मैं देखिए स्थिति बदलता हूं, ऐसा कर दिया। अब देखो एक्सिस ऊपर हो गया, अब ये उधर की ओर हो गया और ये उधर की ओर हो गया। फिर ऐसे करूंगा तो देखिए ये इधर की ओर हो गया। एक्सिस बदलते रहते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए कि एक्स पहले वाई था जेड कैसे हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए इस पर भी जो ये हमारे डंबल शेप बनेंगे वो भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बनेंगे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि शुरू के 3 ऑर्बिटलों को संयुक्त रूप से T2G कहा जाता है। सबके सब T2G हैं, अर्थात सबकी समान आकृति है। आगे इसको बोलेंगे डी एक्स जेड, फिर डी वाई जेड। तो इसको लिया वाई, इसको लिया बेटा जेड, इसके लिए भी सेम उसी प्रकार 45 डिग्री के एंगल पर ये बना डी वाई जेड। इसके बाद इन शुरुआत के ये तीनों संरचनाओं को याद करना बहुत आसान है, इनको संयुक्त रूप से T2G कहते हैं।
इसके बाद अंतिम के दो ऑर्बिटल ईजी। ईजी को देखें कैसा इसका शेप होगा, तो बेटा देखो ये एक्स, ये वाई। अब इनके चित्रीय निरूपण थोड़ा सा अलग होंगे। अब आपको जो भी आपको ये डंबल से बनाएंगे वो उसी एक्सेस पर बना देंगे। तो एक्स पर एक बन जाएगा, ये देखिए एक्स पर एक बन जाएगा, एक वाई पर बन जाएगा, ये देखिए बन गया। इसके बाद इसको देखिए लास्ट का बच्चा डी जेड स्क्वायर, इसको देख लीजिए ये एक्स है और ये बेटा जेड है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर ले लेते हैं। ये एक्स है और ये जेड है, ये जेड है, ठीक है ना। तो अब बच्चों क्या होगा, जेड स्क्वायर यानी जेड एक्सिस पर है तो एक जेड पर ही बना दो, और दूसरा क्योंकि दो है ना यहाँ पर, एक डंबल ये है, डबल डमरू का शेप होता है डी का, यानी दोहरे डमरू। तो ये दूसरा वाला जो होगा वो छोटा छोटा सा इसी एक्सिस पर बाहर की ओर निकल जाएगा। बेटा इनको और इनको संयुक्त रूप से ईजी कहते हैं, ईजी कहते हैं। तो देखिए ये है शेप ऑफ ऑर्बिटल डी का। अब हम लोग एफ की बात करते हैं। एफ, तो एफ की संरचना देखिए कैसी होगी, मैं बस यहीं पर दे देता हूं। एफ की जो संरचना होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल होती है। वो देखिए कैसी होगी, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये एक ऐसा ऑर्बिटल, सॉरी एक ऐसी आकृति, दूसरी एक ऐसी आकृति। तो अभी तक तो आपको देख के लग रहा होगा अरे सर ये तो डी ही ऑर्बिटल की है, तो डी तो ऐसे ही बनता है, लेकिन ये एफ है बहुत जटिल है। तो फिर से देखिए ये यहां से ऐसे निकालिए ऐसा, फिर ये यहां से निकालिए ऐसा, ये है बेटा एफ ऑर्बिटल का शेप। इस प्रकार आकृति बनती है। ठीक है, उम्मीद है आपको एस पी डी एफ समझ में आया होगा। अब मैं बेटा बारी आपसे बात करूंगा कक्षक किसको कहते हैं। देखिए मैं कक्षक के बारे में बताता हूं। नाभिक के बाहर वह स्थान, नाभिक के बाहर वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं उसे ही बेटा हम लोग कक्षक कहते हैं, कक्षक कहते हैं। इसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है नोड। नोड क्या है, नोड जान जाइए। देखिए ठीक ऑर्बिटल के कक्षक के विपरीत, कि ऐसे स्थान पर, नाभिक के बाहर ऐसा स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए न जाते हों, पाए जाने की संभावना शून्य हो, उसे ही बेटा नोड कहते हैं। मैं कैलकुलेशन ऑफ नोड आपको सिखाऊंगा, नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लीजिए। नोड पहली बात तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला नोड होता है बच्चों, पहले नोड को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या नोड, त्रिज्या नोड। और दूसरा होता है बेटा कोणीय नोड, कोणीय नोड। मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, पहले कोणीय नोड से स्टार्ट करता हूं। कि जब किसी एक निश्चित एंगल पर, जब किसी एक विशेष एंगल पर, एंगल का मतलब समझ रहे होंगे एक दिशा पर, जब किसी एक निश्चित दिशा पर, निश्चित एंगल पर इलेक्ट्रॉन ना पाए जाते हों, वहां पर इलेक्ट्रॉन ना पाए जाएं, उसे ही हम लोग कोणीय नोड कहते हैं, एंगुलर नोड कहते हैं। कोणीय नोड निकाला कैसे जाता है, देखिए फार्मूला होता है कोणीय नोड की संख्या बराबर एल, कोणीय नोड की संख्या बराबर एल, ये फार्मूला होता है। अब इसको एक सवाल हल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। त्रिज्या नोड, त्रिज्या नोड क्या है, नाभिक के बाहर किसी भी स्थान पर जब हमको क्या देखने को ना मिले, इलेक्ट्रॉन देखने को ना मिले, वहीं त्रिज्या नोड होगा। त्रिज्या नोड देखिए कैसे निकाला जाता है, त्रिज्या नोड की संख्या बराबर n माइनस एल माइनस 1, बेटा ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब मैं आपके पास एक प्रश्न लेके आता हूं। सोचिए यदि आपके पास प्रश्न आया है 2p और आपसे पूछा जाए इस 2p में कितना खाली स्थान है, त्रिज्या कोणीय, दोनों को आप स्पष्ट करके बताइए। तो कैसे निकालेंगे आप त्रिज्या नोड के लिए, पहले 2p पर कितने खाली स्थान है वो देखना है। तो आप क्या लिखेंगे, 2p की त्रिज्या नोड की संख्या बराबर, तो क्या हो जाएगा, n कितना है बेटा 2, p कितनी वैल्यू होती है आपको पता है, p की वैल्यू कितनी होती है, p की वैल्यू होती है -1।
सॉरी -1 बोल रहा हूँ, 1 होती है, एस की होती है 0 और पी की होती है 1। माइनस इसलिए बोला था क्योंकि 1 के पहले माइनस लगा हुआ है। फिर बेटा हो गया ये माइनस, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे बेटा, तो इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो गया 2, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो जाएगा जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और ये कैंसिल हो जाएगा 0। 2p की त्रिज्या नोडों की संख्या 0। इसके बाद कोणीय नोड देखिए क्या कहलाएगा, तो आप लिखोगे इसी के लिए कोणीय नोड, ऐसे पार्टीशन बना लीजिए, 2p का कोणीय नोड की संख्या बराबर मात्र एल। एल कितना है, पी की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो बेटा उम्मीद है कि आपके द्वारा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं आपको कुछ काम देता हूँ, आप मुझे 3D के नोडों की संख्या बताइए, त्रिज्या नोड भी उसके लिए निकाल के बताइए, कोणीय नोड भी निकाल कर बताइए। कमेंट बॉक्स पर आप इसको जरूर लिख कर बताएं अपना उत्तर। और यहीं पर मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूं। धन्यवाद।